था शायद, है ना? गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है किसी के माइक से? माइक बंद कीजिए। गवर्नेंस ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, पेज नंबर 103 and 104। मैम स्नेहा कुमारी के माइक से आ रही है। किसी के नाम लेने की जरूरत नहीं है, हर कोई समझदार हो माइक को म्यूट करो। मुझे बोलना ना पड़े कि म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ। अपने आप से माइक को म्यूट कीजिए। और चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे Who was the last ruler of लोदी डायनेस्टी? जरा सा बोल दीजिए आप लोग। मैम इब्राहिम लोदी। यस, मैम इब्राहिम लोदी इज द लास्ट। वेरी गुड। अच्छा, एक सवाल और बता दीजिए कि why he was not successful while Babur invaded? मैम यू आर नॉट ऑडिबल। किसी की माइक से आवाज नहीं आ रही है? मैम आ रही है स्नेहा। मैम आ रही है। तुम मान ही नहीं रहे बात। और अगर ऑडिबल नहीं हो तो मेरी बात का जवाब कैसे दी तुम? क्या ऑडिबल नहीं हो? मैम अभी ऑडिबल है। मैम अभी ऑडिबल है। लाइट तो जली। तो आप जान गए हो रीजन कि क्यों वो इब्राहिम लोदी क्यों हार गया? और बाबर क्यों जीता, ये आप जान गए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सल्तनत पीरियड के, तो सल्तनत पीरियड में कई लोग रूल किए। ये तुगलक डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, बहुत सारे रूलर्स ने रूल किया। और अब हम लोग पढ़ेंगे गवर्नेंस ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, कैसे चलता था, क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन थे, ये सब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या है? तो द सुल्तान डोमिनेटेड द सेंट्रल गवर्नमेंट। सुल्तान का ही डोमिनेशन था, मतलब वही सर्वे सर्वा थे सेंट्रल गवर्नेंस में। और क्या था? तो ही वॉज द हेड ऑफ द स्टेट, वो स्टेट के हेड थे। और ही ऑल्सो एक्टेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव। चीफ एग्जीक्यूटिव भी वही थे। एग्जीक्यूटिव मीन्स वन हु इम्प्लीमेंट द लॉ। एग्जीक्यूटिव मीन्स वन हु इम्प्लीमेंट द लॉ। वो सुल्तान ही कानून बनाता था, सुल्तान ही कानून पर अमल करता था। और he also acted as the chief executive and highest court of appeal। उन्हीं के पास लोग अपील करते थे, मतलब न्याय पाने के लिए उनके पास ही लोग जाते थे। ठीक है। अच्छा, फिर क्या है कि he appointed many ministers to run the administration
एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए वो कई मिनिस्टर को अपॉइंट करते थे। हर राजा ही अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, ये कोई कुछ ऐसी बात है नहीं। अच्छा, अब है सोसाइटी कैसी थी। तो इंडियन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड मेनली, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो आज तुम लोग। Indian society was divided mainly into two classes, Hindus and Muslims। ठीक है, टू क्लासेस में इंडियन सोसाइटी डिवाइडेड थे। द मुस्लिम्स वर द रूलिंग क्लास। अभी रूलिंग क्लास कौन था? मुस्लिम्स। और इन द इस्लामिक स्टेट दे वर डिवाइडेड इनटू टू सेक्ट। एक बताई थी शिया, दूसरा बताई थी सुन्नी। ठीक है, हाँ। और द मुस्लिम एंजॉयड ए हायर इकोनॉमिक स्टेटस। मुस्लिम का स्टेटस हाई था। और ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड स्लेव सिस्टम वाज वेरी पॉपुलर। स्लेव सिस्टम बहुत ही पॉपुलर था। फिरोज तुगलक हैड 1,80,000 स्लेव्स। मैंने पहले ही कहा था कि उस समय स्लेव सिस्टम बहुत ही पॉपुलर था और फिरोज तुगलक के पास 1,80,000 स्लेव थे। ठीक है, और फिर द कंडीशन ऑफ वुमेन वाज नॉट गुड। औरतों की स्थिति उस समय अच्छी नहीं थी। Many Muslims kept more than one wife। कई मुस्लिम्स एक से ज्यादा वाइफ रखते थे। एक से ज्यादा वाइफ रखने को कहते हैं पॉलीगैमी। क्या कहते हैं? पॉलीगैमी। एक से ज्यादा वाइफ रखने को कहते हैं पॉलीगैमी। अमन वर्मा आप क्लास करके हमसे थोड़ा सा बात कर लीजिएगा, ठीक है? मेरे पर्सनल नंबर पे मुझसे कॉल कर दीजिएगा। ओके बेटा, जरूर से भूलिएगा नहीं। और 1 बजे से फिर मेरी क्लास रहती है, उस समय मत कीजिएगा। 1 से 2 बजे तक क्लास 8 लेती हूँ, उस समय मत कीजिएगा, ठीक है? कुछ बच्चे मुझसे मैंने कोई भी बातचीत नहीं है ना देखी हूँ, तो अभी दिख गए हो तो अच्छा लगा, बात कर लेना हमसे, ठीक है? तो कंडीशन ऑफ वुमेन अच्छे नहीं थे। Many Muslims kept more than one wife। A Muslim widow। अच्छा, ये शैली शर्मा तुम सुनी नहीं थी, कल डिस्कनेक्ट हो गई थी। तुमने पूछा था कि जिनके कहाँ है शैली शर्मा, है क्या? कि फिर यस मैम। हाँ, तो उनके जिनकी वाइफ का डेथ हुआ है वो विडोअर कहे जाते हैं। विडोअर, WIDOWER, विडोअर, ठीक है? अच्छा, हाँ, मुस्लिम विडो कुड रीमैरी। और मुस्लिम जो विडो होती थी, जिनके हस्बैंड का डेथ हो गया है, वो फिर से शादी कर सकती थी। वो फिर से शादी कर सकती थी। और क्या है कि they were not given Hindu forms। हिंदू सोसाइटी में रीमैरिज अलाउ नहीं था। मुस्लिमों में तो अलाउ था, पर हिंदू में ये रीमैरिज अलाउ नहीं था। और क्या है, हिंदूज formed a high majority of total population। टोटल पॉपुलेशन में हिंदुओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। हिंदू फॉर्म्ड ए लार्ज मेजॉरिटी ऑफ टोटल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में माने आबादी, क्योंकि इंडिया तो हिंदुओं का ही था ना, इसलिए टोटल पॉपुलेशन में हम लोगों की संख्या ज्यादा थी। और क्या है कि कंट्री बट वर इकोनॉमिकली बैकवर्ड। लेकिन हिंदूज जो थे आर्थिक स्थिति में पिछड़े हुए थे। मुस्लिमों की सत्ता थी, मुस्लिमों की सरकार थी, और वही इकोनॉमिक कंडीशन उन्हीं के अच्छे थे। फिर क्या है, हिंदू सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम।
The lower classes were exploited by the higher classes. लोअर क्लास को एक्सप्लॉइट किया जाता था, हायर क्लास करते थे. दिस लेड टू वाइड स्केल कन्वर्शन टू इस्लाम. इससे तंग आकर बहुत लोअर कास्ट के हिंदू इस्लाम धर्म को अडॉप्ट कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए. क्या था? हिंदू सोसाइटी कास्ट रिजन थी ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. शूद्रों को क्या करना होता था? सारे तीनों कास्ट को सर्व करना पड़ता था. ठीक है. तो ये क्या है? तो हिंदू लोअर कास्ट के हिंदू तंग आकर के क्या करते थे? कभी कभी मुस्लिम धर्म को एक्सेप्ट कर लेते थे. और फिर क्या होता था कि हिंदू लोअर दिस लेड टू वाइड स्केल कन्वर्शन टू इस्लाम. इससे बहुत ज्यादा वाइड स्केल कन्वर्शन हो गया, बहुत ज्यादा लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, हिंदू. और द हिंदू सोसाइटी सफर्ड फ्रॉम इविल्स लाइक सती सिस्टम. और बहुत बहुत बुराइयां भी थी हिंदू सोसाइटी में. सती सिस्टम था, चाइल्ड मैरिज, और क्या था? बैन ऑन विडो रिमैरिज एंड फीमेल एजुकेशन. Intercaste marriages were also not allowed. हिंदू सोसाइटी में कुछ बुराइयां थी. सती प्रथा, मतलब कि हस्बैंड के डेथ हो जाने पर वाइफ को उसकी उसी चिता पर जिंदा जला दिया जाता था. ये बात मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ. और दूसरी बुराइयां क्या थी हिंदू सोसाइटी में? चाइल्ड मैरिज, ठीक है, समझ ही रहे हो. तीसरा था बैन ऑन विडो रिमैरिज. हिंदू विधवाओं को दोबारा शादी करने की इजाजत नहीं थी. और क्या था? और था फीमेल एजुकेशन. हाँ, औरतों को ज्यादा एजुकेशन नहीं दिया जाता था. और क्या था? इंटरकास्ट मैरिज भी अलाउड नहीं था, मतलब अपने ही कास्ट में शादी करनी होती थी. आप चाहोगे किसी दूसरे कास्ट में करना तो ये पॉसिबल नहीं था. अब है इकोनॉमी. इकोनॉमी कई बार बताई हूँ, रिलेटेड टू मनी, रुपया पैसा. तो मोस्ट ऑफ द पीपल वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर which was dependent on rain. बारिश पे निर्भर था, खेती बाड़ी, है ना. इंतजार करते थे किसान, कब बारिश होगी, कब फसलों को पानी मिलेगा. और क्या? which was dependent on rain. However, canals and wells were also used for irrigation. कैनल और वेल को भी यूज किया जाता था खेती बाड़ी के लिए. नहर और कैनल और लेक, झील, वेल, कुआं. फिरोज तुगलक के बारे में सुने ही हो. He also constructed many canals that proved helpful to the farmer. और फिर फार्मर्स लेड ए लाइफ ऑफ पॉवर्टी एंड माइजरी. किसान तो, भारतीय किसान तो शुरू से ही कहा जाता है कि वो गरीब है और उनकी जीवन दुखी है. द मेन इंडस्ट्रीज वर. इसके अलावा क्या क्या होता था? स्पिनिंग, वीविंग, शुगर प्रोडक्शन, समझ ही रहे हो, कपड़ा बुनना, शुगर प्रोडक्शन, हैंडीक्राफ्ट्स, पॉटरी, बर्तन, ज्वेलरी बनाना, ये सब इंडस्ट्री थी. Some of the sultans patronized art and craft. कुछ सुल्तान को आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत पसंद थे, तो वो इन सब चीजों को संरक्षण प्रदान करता था. They led their own कारखानास where all the fancy and luxury goods were manufactured for the royal family.
उन लोगों के अपने फैक्ट्री, कारखाना का मतलब है फैक्ट्री हुआ करते थे, जहां की सारे गुड्स, लग्जरी आइटम का प्रोडक्शन होता था। लग्जरी आइटम को यूज कौन करता था? रॉयल फैमिली, शाही परिवार। रॉयल हाँ हाँ। इंडिया हैड ए फ्लोरिशिंग इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड। इंडिया का ट्रेड इंटरनली भी, मतलब इंडिया के अंदर के देशों, स्टेट्स के साथ भी, और इंडिया के बाहर के देशों के साथ भी, एक्सटर्नली भी, सी रूट से भी होता था और लैंड रूट से भी, माने जहाजों पर भी होता था और लैंड रूट से भी होता था। और इंडिया एक्सपोर्ट किन चीजों को करता था? एक्सपोर्ट माने बाहर के देशों में किन चीजों को वो बेचता था? तो बाहर के देशों में वो बेचता था राइस, स्पाइसेस, इंडिगो। इंडिगो मतलब समझते हो, एक ब्लू कलर का नील होता है पाउडर। तुम लोग व्हाइट कपड़े धो के, आया नया उजाला चार बूंदों वाला, वो तो ड्रॉप होता है। पहले वो क्या था? ब्लू पाउडर था, जिसको पानी में थोड़ा सा लेकर और दो थोड़ा सा चुटकी भर ब्लू पाउडर लेके ऐसे ऐसे करके उसको बाल्टी भर पानी में ऐसे डुबा देते थे और कपड़े को ऐसे करके व्हाइट उठाते थे, तो वो एक ब्लू कलर का शेड आ जाता था। सूखने पे बड़ा अच्छा लगता था क्या, अभी भी होता ही है ना? तो अब वो पाउडर की जगह ये उजाला जो चार बूंदों वाला, पता नहीं तुम गिन के चार डालती हो कि नहीं, और पता नहीं पांचवा डालने पर कुछ गड़बड़ होता है कि नहीं। ये तो एडवर्टाइजमेंट बनाने वालों से पूछना होगा, है ना बेटा? अच्छा ठीक है, चलो तुम लोगों को हंसा दिए। वैसे बहुत गर्मी है, मैंने सब कुछ फैन वैन चल रहा, उसके बाद भी पसीने पसीने हो रहे, पता नहीं, अच्छा नहीं है माहौल, एकदम वेदर बहुत ही खराब है। और दूसरी बात है, क्या पढ़ा रहे थे? हाँ, तो इंडिया ये सब चीज को एक्सपोर्ट करता, और क्या करता था? टेक्सटाइल, सूती कपड़े को बाहर के देशों में बेचता था। सिल्क, सिल्क के कपड़ों को बेचता था। संडालवुड मतलब समझते हो? संडालवुड, चंदन, चंदन, यस मैम, माइजरी। यस मैम, इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है। हाँ हाँ, चंदन से ईश्वर की पूजा होती है, जिसमें कि तुलसी का पत्ता, फूल, बेलपत्र, वो सब चंदन में डुबो डुबो कर उनको हम लोग लगाते हैं ईश्वर को, है ना? मैम ये बहुत महंगा लकड़ी आता है। हाँ जी, लौकड़ी मत बोलो जी। वो चंदन है, चंदन। एंड मैम इसकी मैम स्मेल भी बहुत अच्छी होती है मैम, स्मेल। जानते हो? जानते हो? एक्सक्यूज मी मैम, कहा जाता है चंदन की लकड़ी के आसपास में जो पेड़ पौधे मैम सांस बहुत रहते हैं, वो भी सुगंधित हो जाते हैं। मैम चंदन के मैम पेड़ पे मैम सांप अपना खाना पचाता है। हाँ हाँ, सांप, और वो फिर जहरीला भी। तो ये कहा जाता है कि अच्छे लोगों की संगति करने से एक्सक्यूज मी मैम, हो जाओगे और बुरे लोगों की संगति में तुम भी बुरे हो जाते हो। तो चंदन क्या बात? मैम चंदन का पेड़ मैम बहुत ठंडा होता है। उसके आसपास की लकड़ियां भी सुगंधित हो जाती है, और लोग ना उसे नकली लकड़ी को चंदन कहकर लोगों को, भक्तों को बेच देता है। और भक्त सोचते वाह महक तो आ रही है, पर घिसते हैं कुछ निकलता ही नहीं है, क्योंकि वो तो ऑर्डिनरी लकड़ी है। तो इस तरह से अच्छे लोगों की संगति कीजिए, आपका जीवन भी अच्छाई से भर जाएगा। अच्छा, और हम लोग मंगवाते क्या थे? आप सुनो, इंपोर्ट क्या करते थे? ये तो एक्सपोर्ट की बात हो गई। इंपोर्ट क्या करते थे? हॉर्सेस, घोड़े, वाइन, शराब, हाई ग्रेड टेक्सटाइल, ग्लासवेयर, बहुत ऊंचे क्वालिटी के शीशे के सामान, रॉ सिल्क। अच्छा, अब रिलीजन, धर्म, धर्म के मामले में सुनते हैं। माइजरी का मतलब है स्नेहा, ये अनुष्का, ये गरीबी, दुखी जीवन, मिजरेबल, माइजरी। lived a life of misery,
मिजरेबल कंडीशन, ठीक है, दयनीय स्थिति, ठीक है। माइजर माने कंजूस होता है, और माइजरी मतलब अनहैप्पीनेस, एक्सट्रीम पेन, दुखी जीवन, डिस्ट्रेस। अच्छा, religion. During this period, Hinduism was the dominant religion. It was followed by the majority of the people. The Hindus followed Vaishnavism and Shaivism. विष्णु की पूजा करते थे और शिव की पूजा करते थे, और जैनिज्म एंड बुद्धिज्म were also practiced by the people. लोग जैनिज्म और बुद्धिज्म भी फॉलो करते थे। फिर क्या है कि Islam was mainly brought to India by Muhammad Ghazni and Muhammad Ghori. इस्लाम को इंडिया में लाने का श्रेय किसको जाता है? महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी। हाँ, लोगों ने लाया, इसके पहले इस्लाम नहीं था, तभी तो हिंदू की मेजोरिटी है ना। अच्छा, दे बिलीव्ड इन वन गॉड। इस्लाम किसको मानते हैं? वन गॉड, दैट इज अल्लाह। Whereas हिंदू वर्शिप मेनी गॉड्स, हम लोग के तो कई गॉड हैं, काली है, दुर्गा है, शिव है, राम है, कृष्ण है, गणेश है, हनुमान जी हैं, और न जाने कितने देवी देवता। Sufism and Bhakti movements also started during this period. सूफी संत, इनके बारे में तुम एक भक्ति मूवमेंट करके चैप्टर है उसमें पढ़ोगे। तो सूफीज्म और भक्ति मूवमेंट भी इस पीरियड तक स्टार्ट हो चुका था। मैम गूगल पे हिंदू के रिलीजन का मैम 33 मिलियन गॉड्स का बता रहा है। हाँ हाँ, है ही तो, 33 करोड़ देवी देवता। मम्मी सिखाती थी कि जैसे कि पूजा हम लोग में एवरीडे ना, अब पूजा स्थान में तो सारे देवी देवता हैं, काली जी भी हैं, दुर्गा जी भी हैं, शंकर जी भी हैं, गणेश जी भी हैं, राधा कृष्ण भी हैं। तो बोलती थी कि प्रसाद जो भोग चढ़ाई तो कहना कि शिव पक्ष के देवी देवता भोग ग्रहण कीजिए, और विष्णु पक्ष के देवी देवता भोग ग्रहण कीजिए, और 33 कोटि देवी देवता भी भोग ग्रहण कीजिए। तो जब मम्मी पूजा नहीं करती थी, हम लोग करते थे, तो इस तरह से पूजा करते। अभी हम बच्चों को सिखाते हैं, अपनी बेटियों को, ऐ तुम बोली, सबको बोली। तो उसी से जानती हूँ कि 33 कोटि देवी देवता हैं। अच्छा, फिर है लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ड्यूरिंग दिस पीरियड खरी बोली and Braj Bhasha became the literary languages, as prose and poetry were written in this language. ये लाइन लिखो बेटा, ये लाइन मेरा मतलब अंडरलाइन करो, इस लाइन को अंडरलाइन कीजिए। लैंग्वेज एंड लिटरेचर के फर्स्ट लाइन को अंडरलाइन कीजिए। कौन सी भाषा है? खरी बोली एंड ब्रज भाषा, जिससे कि प्रोज और पोएट्री लिखे जाते थे, बहुत ही फेमस हो गए थे उस पीरियड में। On the other hand, the Muslims used a mixture of Persian and Arabic in their courts. कल किसी ने पर्सियन पूछा था, तो उसने सीखा क्या पर्सियन? कुछ ट्राई वगैरह किया, स्क्रिप्ट वगैरह खोजा। तो मुस्लिम लोग ये पर्सियन और अरबिक अपने दरबार में इस्तेमाल करते थे, लैंग्वेज है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टोरिकल लिटरेचर वाज एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन। अब हिस्टोरिकल लिटरेचर भी लिखा जाने लगा, जैसे जियाउद्दीन बर्नी। फिर अंडरलाइन करो, ये जियाउद्दीन बर्नी एक फेमस हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे। उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने एक बुक लिखी, तारीखे फिरोज शाही। देखो आगे देखो, है लिखा हुआ तारीखे फिरोज शाही, देखो दिया हुआ है ना फर्स्ट लाइन में।
आमिर खुसरो ने क्या लिखा, वो भी लिटरेरी जीनियस थे उस पीरियड के। देखो उनकी तस्वीर भी दी हुई है आमिर खुसरो की। He was not only an outstanding poet but also a music composer and historian. ये इतिहास भी लिखते थे, म्यूजिक कंपोज भी करते थे और एक कवि भी थे। The local languages like Bengali, Gujarati were used in many parts of the Sultanate. Bhakti and Sufi saints used local languages for their preachings. Urdu also developed during this period, which was a mixture of Turkish and Hindi. Many Indian classics were also translated in Persian, Turkish and other languages. Translation हुआ ताकि दूसरे लोग भी उसको पढ़ सके। अब है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब खत्मी है, 10 मिनट हम लोगों का बाकी है, 10 से भी कम। तो बता देती हूँ, उस समय आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्या डेवलप हुआ, थोड़ा सा इंडियन, थोड़ा सा इस्लामिक, दोनों मिलाकर हो गया इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। ठीक है, और its impact is clearly visible in the monuments of that period. उन जमाने में जो भी monuments बने उस पे इसके एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। The earliest example of this architectures are the कुतुबी मस्जिद, कुवत्तुल इस्लाम मॉस्क, जो कि इल्तुतमिश ने मेरा मतलब है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, एंड कुतुब मीनार इन दिल्ली, जो ये दोनों है ना जिस तरह से बना हुआ, इसी को कहते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। They were constructed by Qutbuddin Aibak and the first Sultan of Delhi Sultanate. He died quite early, so कुतुब मीनार को उन्होंने कंप्लीट नहीं करवा सका। कुतुब मीनार को कंप्लीट किसने करवाया, वो इल्तुतमिश ने करवाया। बनना शुरू हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से, खत्म हुआ इल्तुतमिश के समय, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जल्दी मारा गया। और फिर इसमें क्या क्या होते थे, अलाउद्दीन खिलजी एक्सटेंडेड द कुवत्तुल इस्लाम मॉस्क। अलाउद्दीन खिलजी ने कुवत्तुल इस्लाम मॉस्क को और बड़ा किया एंड बिल्ट अलाई दरवाजा नियर इट। देखो सामने में उन्होंने पिक्चर दिया हुआ, अलाई दरवाजा बनाया। दिस इज अ वेरी डेकोरेटिव एंड इम्प्रेसिव गेटवे विथ एन आर्क। देखो आर्क, कॉम्पास से आर्क ड्रॉ करते हो ना, इस तरह से रख के ऐसे करके आर्क है ना, एक आर्क ड्रॉ करते हो, ज्योमेट्रिकल शेप एंगल्स बनाते। तो ये भी क्या है, ये देखो एक आर्क की तरह उसके गुंबज, सेमी सर्कुलर डोम्स मस्जिदों के ऊपर में डोम्स बने होते हैं, सेमी सर्कुलर एक स्ट्रक्चर, पूरा गोल नहीं होता है, किसी भी मस्जिद के ऊपर देखो ना। ठीक है, तुगलक फाउंडेड मेनी सिटीज, और तुगलक लोगों ने कई सिटी बनवाए। फिरोज शाह कोटला एक शहर, फिरोजाबाद, तुगलकाबाद। फेमस मॉन्यूमेंट ऑफ तुगलक्स इज द गियासुद्दीन तुगलक टॉम्ब। इट इज ऑक्टोगन, ऑक्टोगन मैथ्स में पढ़ते हो, 8 साइडेड फिगर ऑक्टोगन कहलाता है इन शेप। It is in front of Tughlakabad Fort in South Delhi on Mehroli Okhla Road। बता रहा है कि कहाँ पे ये बना हुआ है। ठीक है, अब हम लोग की टाइम समाप्ति की ओर जा रहा है। अब आप बताओ, मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, यहाँ के कीवर्ड्स आप लर्न कर लेना कल के लिए, और आप लोग स्पेलिंग भी लर्न कर लीजिएगा। इस चैप्टर के मैं स्पेलिंग टेस्ट लूंगी आप लोगों से कल स्कूल से क्लास लूंगी जब, तो आप लोग कॉपी आप लोग निकाले रहोगे और मैं बोलूंगी वर्ड्स, आप स्पेलिंग लिखोगे और फिर क्या कहते हैं आप लोग उसको मुझे दिखाओगे और बताओगे कि कितनी गलती हुई, कितने सही। मैम मुझे कुछ पूछना है। पूछिए। मैम
मैम वहाँ मैम इकोनॉमी में बता रहा है कि मैम हम लोग एक्सपोर्ट करते थे मैम, इंडिया वाइन भी एक्सपोर्ट करता था मैम, बट अलाउद्दीन खिलजी तो वाइन पे वो कर दिए थे ना मैम, ही बैन वाइन वाइन ना। क्या बोली, नहीं समझे? हाँ सुने सुने। मैम मैं बोल रही हूँ हाँ मैम, बोल। मैं बोल रही हूँ कि इंडिया उस समय एक्सपोर्ट करता था मैम, वाइन भी एक्सपोर्ट करता था मैम, बट अलाउद्दीन खिलजी एक मिनट अनुष्का, एक मिनट अनुष्का। उस पूरे सल्तनत पीरियड के एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है, जिसमें से कि थोड़े ही से समय अलाउद्दीन खिलजी थे। जब वो थे, जब वो नहीं बेचे। अभी भी तो नीतीश कुमार जी ने वाइन बैन किया था, तो क्या वाइन बिकना छूट गया? तो क्या पीने वाले लोग पी नहीं रहे हैं? तो क्या अब दुकानों में मिल नहीं रहे हैं? हाँ, तो कानून बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। तो जिसने मना किया उस समय नहीं खरीदना था। डोमिनेंट का मतलब लीडरशिप क्वालिटी। रिद्धिमा ने पूछा था, आप उससे पूछ लीजिए कि वो कंफर्म हुई कि नहीं। क्या क्या क्या? ये क्वेश्चन रिद्धिमा का था, आप उससे पूछ लीजिए कि वो कंफर्म हुई कि नहीं। रिद्धिमा सुनी? यस मैम। तो भाया मीडिया क्यों पूछी हो, तुम क्यों नहीं पूछी? हम तो अंतिम समय रखते हैं कि सब लोग जो जिसको पूछना है पूछिए। नो मैम, उसको पूछना था मैम, मैं नहीं पूछ रही थी, आपको लगा मैं पूछी हूँ। ओ अच्छा, तुम बड़ी रिएक्ट करती हो, मैं नहीं, तुम नहीं, वो नहीं। क्या हुआ, गलती से अगर नाम ले भी ली तो क्या हुआ? मैम मुझे लगा वो सुनो सुनो, तुरंत में मैसेज दिखता है, मेरा ध्यान तो पूरा उस चीज पे नहीं ना रहता है। मुझे क्लास लेना, हम यही देखते रहे कि कौन क्या कह रहा है ना। जो दिख जाता है से वही कह रही है। एक तो गर्मी इतनी, ऊपर से छोटी छोटी बात से क्या है इसको लेकर के वो करना। देखो ना, अभी तक जब हम लोग डिस्कनेक्ट होने वाले हैं तो भी महाराज इन लोग आए जा रहे हैं, तो मैं कहाँ कहाँ ध्यान दूं? रेगुलर एडमिट करना पड़ता है, तो किस बात पर ध्यान दो? आपके मैसेज को देखूं कि किसने कहा, कि माइक पर ध्यान दो कि कहां से आवाज आई, कि मैं एडमिट करूं, है ना? तो हम लोग कल स्पेलिंग टेस्ट करेंगे और ये वर्ड मीनिंग टेस्ट होगा कल, और मिडिल ऑफ द चैप्टर से फिर एक राउंड थोड़ा सा टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर्स, वन वर्ड जो भी हैं बाहर के, वो करेंगे। ठीक है, मतलब कि हाँ, मंडे तक ये कंप्लीट हो जाएगा। यही लास्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, आपका हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर हम लोग हर चैप्टर की बारी बारी से रिवीजन करेंगे। अभिज्ञा, क्यों वाइन के पीछे पड़ गई हो तुम लोग? अब स्मगल होता था कि क्या होता था, हम थोड़े वहां उस समय। बाप रे बाप, देखो तो कैसा कैसा सवाल इन लोग पूछ रही है, उसी के पीछे पड़ गई है। कोई अच्छी बात के पीछे पड़ो ना, क्या फालतू की बात के पीछे पड़ गई हो, वाइन वाइन किए जा रही हो। मैम हाफ ईयरली एग्जाम कब होगा? आई डोंट हैव एनी आइडिया, जैसे होते हैं वैसे ही होंगे। मेरे ख्याल से सितंबर में होता है। सितंबर में होता है। हाँ, तो जब जान ही रही हो तो क्यों पूछ रही हो? जो होता है जो होगा, ऐसा ये साल कोई दूसरे तरह का थोड़ा है जो इस बार कुछ अलग ही होगा। ठीक है, शायद वो डेट पूछ हम लोग होमवर्क रख लिए, सब लोग लिख लीजिए और मिडिल ऑफ द चैप्टर को अच्छे से पढ़कर आना, ताकि क्लास में रिप्लाई कर सको। और सब लोग कॉपी, कोई भी रफ कॉपी लेकर बैठेंगे और बैक कैमरा से स्पेलिंग्स कितने लिखे हैं, कितने मार्क्स उसको मिले हैं, आप ही लोग काउंट करके मुझे बताओगे। मैं देखना चाहूंगी कि आपने, मैं जब स्पेलिंग रिपीट करूंगी, ये मैंने आप लोग ओरली जब मैच करोगे सही है गलत है, तो मैं देखना चाहती हूँ कि आपने राइट रॉन्ग लगाए हैं कि नहीं, कितने मार्क्स आपको मिले, वगैरह वगैरह। ओके, तो कल का इस तरह से टेस्ट होगा।